प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह मन लगाकर कर रहे होंगे। कल बेटा हमने पढ़ा था सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। सांवले सपनों की याद में जाबिर हुसैन ने अपनी डायरी शैली के माध्यम से ये पाठ हमें बताया है। इसमें उन्होंने सालिम अली, जो कि एक बहुत अच्छे पक्षी प्रेमी बर्ड वॉचर रहे हैं, उनकी जानकारी दी है। इसमें बेटा हमारा पहला प्रश्न क्या है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अब ये बात आती है कि कौन सी ऐसी घटना थी उनके जीवन की जिनसे प्रेरित होकर वह पक्षी प्रेमी बने। आपको याद होगा बेटा, हमने पाठ में बताया था कि सालिम अली बचपन में एक बार एयरगन से खेल रहे थे और तब उन्होंने गलती से एक नीले कंठ वाली गोरैया को घायल कर दिया था। और इस घायल गोरैया की दयनीय दशा देखकर उनका मन बहुत प्रभावित हुआ और वे तब से एक पक्षी प्रेमी बन गए। तो बेटा ये प्रश्न आपको अच्छी तरह आ गया होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। यहाँ पर बेटा हमने जिक्र किया था पूर्व प्रधानमंत्री यानी चौधरी चरण सिंह का, जो खुद प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। पाठ में आया था कि वो मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। तो इसमें क्या कहा है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित खतरों के विषय में बताते हुए कहा है कि रेगिस्तानी गर्म हवाएं केरल की साइलेंट वैली की सुंदरता को नष्ट कर देगी, क्योंकि जब गर्म हवाएं चलती है बेटा तो जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत ही नुकसान होता है, वो सूख भी जाते हैं। और जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो वहां रहने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौधों का जीवन क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। सालिम अली की यही प्रकृति और पक्षी प्रेम को देखकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। आगे देखिए बेटा कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यहाँ पर बेटा हमने D.H. लॉरेंस, जो एक प्रकृति प्रेमी ही थे, जाबिर हुसैन बीच में उनका जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक बार जब लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी उनसे पूछा जाता है उनकी पत्नी से कि D.H. लॉरेंस के बारे में आप क्या जानती है। तब लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा कि लॉरेंस एक नेक दिल और बहुत ही स्नेही व्यक्ति था। उनका जीवन एक ऐसी खुली किताब की तरह था कि जिसकी कोई बात किसी से नहीं छिपी थी, अर्थात उनकी प्रकृति प्रेम के बारे में सब जानते थे। इसके अलावा लॉरेंस अपना अधिकतर समय किसके साथ, पक्षियों के साथ बिताते थे, जिसके कारण उन्होंने कहा है कि लॉरेंस के बारे में तो छत पर बैठने वाली गोरैया भी ढेर सारी बातें जानती थी। अगला है बेटा आशय स्पष्ट कीजिए कि जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ बताइए, क्या कहना चाह रहा है लेखक इसमें। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है? नैसर्गिक का अर्थ होता है बेटा स्वाभाविक या प्राकृतिक। इस पंक्ति में लेखक ने सालिम अली के प्रकृति प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार लॉरेंस बिना दिखावे वाला साधारण जीवन जीते थे, ठीक इसी तरह सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों से लगाव रखते हुए एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। इसलिए उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे का प्रतिरूप भी कहा है। आगे देखिए बेटा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो
वह पक्षी अपने सपनों के दोबारा गीत कैसे गा सकेगा। यहाँ पर बेटा लेखक ने सालिम अली को उस वन पक्षी की तरह माना है, एक परिंदा मान लिया है जो अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर मृत्यु की गोद में जा बसा है। यानी कि अब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। अगर अब उसे दिल की धड़कन और शरीर की हरकत देकर भी जिंदा करना चाहे तो वह उसे जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। सालिम अली भी अपनी जिंदगी के लंबे सफर के बाद अपनी यादों को छोड़कर इस संसार से चले गए हैं। उन्हें भी उस पक्षी की तरह जीवित करना संभव नहीं। आगे बेटा देखिए कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। टापू क्या होता है बेटा? जैसे चारों ओर समुद्र होता है, बीच में कुछ समतल जगह होती है, उसको टापू कहा गया है। तो यहाँ पर जो प्रकृति प्रेमी है, कौन? सालिम अली, उसे एक टापू की तरह न मानकर सागर की तरह माना है कि उन्हें प्रकृति प्रेम से बहुत प्रेम था। सालिम अली और प्राणी जीवन को बहुत ही नजदीक से जानते और समझते थे। अर्थात इस पंक्ति का क्या आशय है कि सालिम अली प्रकृति और प्राणी जीवन की बड़ी नजदीक से उनकी बारीकी से जांच करते थे, उन्हें समझते थे। प्रकृति और पक्षी के प्रति उनका ज्ञान व अनुभव एक टापू के समान दिखावा और सीमित न होकर समुद्र की तरह गहराई लिए हुए था। उसमें असीमित ज्ञान था जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगला है बेटा, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो बेटा इस पाठ की जो भाषा शैली है वो सरल है, सुबोध है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हिंदी के साथ साथ उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। अनेक उपमानों के माध्यम से उदाहरण दिए हैं और व्यक्तित्व को किसके? सालिम अली के व्यक्तित्व को उभारने के लिए चित्रात्मक भाषा शैली का भी प्रयोग किया है। आगे है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि लेखक ने सालिम अली को जो कुछ भी बताया है, जो सालिम अली के बारे में जो कुछ भी बताया है उन्हें, जैसे सालिम अली प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे, वे प्रकृति से प्रेम करते थे, जीवों को उन्हीं की नजर से देखते थे। लंबी उम्र होने के कारण उनके पास ज्ञान और अनुभव का बहुत अधिक भंडार था। खाली और एकांत समय में भी वे अपने दूरबीन से प्राणी जगत को निहारते रहते थे। उनके मन में हमेशा प्रकृति और जीवों के प्रति चिंता लगी रहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति और पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि इनसे बड़े बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुए हो। और हमारा अगला जो कि लास्ट है हमारा कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए कि ये जो शीर्षक है ये कितना उचित है। तो क्या होगा बेटा कि यह पाठ लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को प्रकट करने के लिए लिखा है कि उन्हें उनकी मृत्यु पर कितना दुख था। उनके साथ बिताए सुखद पलों, अच्छी यादों और उनकी मृत्यु की दुखद यादों को लेखक ने धुंधले सपने के समान बताया है, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल उचित है। तो बेटा आप इन्हें एक बार अच्छी तरह दोहराइए ताकि आप इसे याद कर सकें। धन्यवाद।